सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप क्लासेस। और आज के सेशन के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछले सेशन को। यूनिट एंड डायमेंशन जो अपन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसके अंदर 3 टॉपिक अपन ने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस करे थे, जिसमें पहला टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दूसरा टॉपिक था फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स क्या है, और तीसरा टॉपिक था सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो ये जो तीसरा वाला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये थोड़ा सा बच गया है, जिसको अपन आज के सेशन के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं। यानी कि ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट यहाँ पर होने जा रहा है। तो सिस्टम एंड यूनिट्स के अंदर सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि अलग अलग तरीके के सिस्टम्स जो हैं वो यूनिट्स के आए थे, जैसे एमकेएस पद्धति हुआ, सीजीएस पद्धति हुआ, एफपीएस पद्धति हुआ, और फिर उसके बाद में लास्ट में आया था एसआई पद्धति, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि भैया इंटरनेशनल लेवल पर हम जो है वो मिल करके यूनिट्स बना लेते हैं और सभी देश उसी को फॉलो करें, ताकि जो है वो एक दूसरे से जब अपन ट्रेड करें तो अपन को दिक्कत ना हो उनके मेजरमेंट के अंदर चीजों को। मान लीजिए कि इस देश ने कोई अच्छी चीज बनाई और वो दूसरा देश फॉलो करना चाहता है, तो उसकी यूनिट्स और इसकी यूनिट अलग अलग होगी तो दिक्कत आएगी। सेम यूनिट्स होंगी तो उनको फॉलो करने में समस्या नहीं होगी। तो मैंने कहा था कि 7 एसआई यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दी गई। तो 7 एसआई यूनिट तो अपन ने कर ली, मगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स अपन ने पिछले सेशन में नहीं की थी। वहीं से अपने ये सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है। उससे पहले जो 7 एसआई यूनिट्स थी उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो वजन है उसका अपन ने किलोग्राम लिया था, जो टेम्परेचर है उसके लिए अपन ने केल्विन लिया था, टाइम के लिए सेकंड लिया था। तो इनकी डेफिनेशंस डिफाइंड है। जैसे अपन ने लेंथ के लिए मीटर लिखा है, तो मीटर की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पर अपन ने लिखी हुई है। डेफिनेशन ऑफ मीटर, डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। किलोग्राम के अंदर चीजों को मेजर करेंगे तो कुछ चीजों के स्टैंडर्ड वैल्यूज पहले से सेट है कि भैया इसका इतना वैल्यू होगा। ये सारी बातें अपन आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन ऑफ मीटर। मीटर की परिभाषा क्या है? सो द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइड बाय कितना हो गया ये 2,99,99,00,000 79,458 सेकेंड। मतलब कि इतनी छोटी राशि है कि आप इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो 0 पता नहीं कितने जीरो आएंगे, शायद आपका मोबाइल वाला कैलकुलेटर कर ही ना पाए, साइंटिफिक कैलकुलेटर काम कर पाए। यानी लाइट के द्वारा वैक्यूम के अंदर 1/2997945 सेकंड में जितनी दूरी तय होगी उस दूरी को 1 मीटर कहा गया। मीटर एक सेकंड के भी कौन सा हिस्सा? एक सेकंड का पहला चौथा, 1/4, 2/4, 5/4, वो नहीं। एक सेकंड का भी कौन सा हिस्सा? 1/29979458 हिस्सा। उसके अंदर लाइट ने वैक्यूम में कितना ट्रेवल किया है, उस लेंथ को मेजर किया गया 1 मीटर से। नेक्स्ट बात करी फिर अपन ने डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है? तो किलोग्राम जो है, पेरिस के अंदर इसका एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का वैल्यू वहां पर स्टोर किया हुआ है। द किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय प्रिजर्व्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस। मतलब कि अपने जो पेरिस के अंदर एक जगह है, स्रेवेस एक जगह है पेरिस के अंदर, वहां पर ये फोटो देखो, आपको ये दिखा रहा हूं मैं। ये फोटो के अंदर आपको एक प्रोटोटाइप का मतलब ये होगा कि स्टैंडर्ड है, दुनिया में सबसे पहले इसी वजन को 1 किलोग्राम के तौर पे कंसिडर किया गया था। प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। ये प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का एक ऐसा सा सिलेंडर है और इसका वजन 1 किलोग्राम जो है वो मानक तय किया गया। और इसी बेसिस पर आपके पास में जितने भी ये सब्जी बेचने वाले और ये जितने भी लोग आते हैं, जिनके पास में एक बाट होता है, जिसको देसी लैंग्वेज में बाट कहते हैं अपन, उस पे 1 केजी लिखा होता है, किसी पे 2 केजी लिखा होता है, तो वो यही स्टैंडर्ड वेट है जिसके हिसाब से वो बनाया जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पत्थर ले आते हैं
और पत्थर से नाप लेते, बोले ये मैंने नापा हुआ है कि ये 250 ग्राम का है, तो हम बहस भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो नया बाट खरीदते नहीं है और पत्थर को तोड़ के और उसी की साइज का बराबर तोल के देख लेते हैं कि अच्छा ये बराबर ही है। उसमें भी कई लोग चोरी कर लेते हैं, 1 किलो का पत्थर की जगह मान लो 950 ग्राम का पत्थर उन्होंने लिया, तो हर बार 50-50 ग्राम सब्जी जो है वो बचा लेते हैं, तो इस प्रकार से चोरी भी हो जाती है। तो स्टैंडर्ड जो वेट है वो कहां रखा गया है? स्रेविस, पेरिस के पास में एक जगह है, जो कि ऑफिस है किसका? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का ऑफिस है। वहां पर आपको एक इरिडियम प्लेटिनम अलॉय का एक सिलेंडर वहां पर रखा हुआ है, उसका स्टैंडर्ड वेट 1 किलो कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेकंड की डेफिनेशन क्या है? लेंथ की डेफिनेशन हो गई, मतलब कि 1 मीटर की डेफिनेशन हो गई, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हो गई। अब 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है? 1 सेकंड इज द टाइम टेकन बाई oscillations of light emitted by cesium 133 एटम। सीजियम 133 एटम है, उसके द्वारा लाइट एमिट हो रही है, और उस लाइट के कुछ ऑसिलेशंस हैं। वो ऑसिलेशन कितने हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 ऑसिलेशन, मतलब दोलन जब हो जाते हैं पूरे सीजियम 133 एटम के, वो जितने समय में होते हैं उसको 1 सेकंड दिया गया है कंसिडर। अब देखो भाई, जिस जिस वैज्ञानिक ने जिस जिस समय पर जो जो खोज कर दी और उस पर ठप्पा लगा दिया, वो उस तरीके से याद की जाने लगी। अब ये ऑन रिकॉर्ड इस समय आया। बाकी अगर अपन बात करें भारत की, तो भारत गणनाओं में हमेशा से सबसे आगे रहा था, मगर ऑन रिकॉर्ड नहीं है ना वो। ऑन रिकॉर्ड मतलब जब से इतिहास लिखा जाने लगा, जब से चीजों को रिकॉर्ड किया जाने लगा, पेपर पे लिखा जाने लगा, तब से ये चीजें जो है वो आ रही है कि भैया विदेश में फलाना वैज्ञानिक ने फलाना किया। वरना खगोलीय गणनाओं की अगर बात करें, तो खगोलीय गणनाओं के अंदर भारत सबसे आगे था। जो ज्योतिष शास्त्र है, जिसमें आप एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं, जिसमें आप ग्रहों की उपस्थिति जो है, सापेक्ष ग्रहों की जो सापेक्ष स्थिति है, उसका अध्ययन आप कर लेते हैं बिना टेलीस्कोप की सहायता से, इससे ज्यादा एडवांस साइंस क्या हो सकती है? तो क्या उस समय पर समय को नापने की हमारे पास यूनिट्स नहीं थी? थी, बिल्कुल थी। बात क्या है? ऑन रिकॉर्ड, पेपर पर जब से लिखा जाने लगा सब कुछ रिटर्न में, तब से रिकॉर्ड किया गया। तब उस समय भाई साहब ये थे, इन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, तो इसको अपन ने मान लिया। तो आप ज्यादा ऐसे सीरियस ना होए कि सर इस चीज को याद कैसे करें। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लो, लिख लो, याद हो जाएगी। एग्जाम में पूछ लिया कि सेकंड की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोगों को ये यही लिखना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सर ऐसा यूनिट में आपने कहा था 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में अगर अपन बात करें, तो यहां पर अब मैं आपको सप्लीमेंट्री यूनिट को थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं। पहला यूनिट था रेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट में पहली यूनिट क्या थी? रेडियन। सर ये रेडियन क्या है? अब देखो इसको समझते हैं। किसी भी प्लेन यानी कागज पर, मान लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर कोई भी 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, वो 2 लाइन एक बिंदु पर जाकर मिल रही है, तो दोनों लाइनों के मध्य बनने वाले कोण को प्लेन एंगल कहा जाता है, और इस प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर। और इस प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है थीटा, वो लिखा जाता है, इसको कंसिडर, अपन ने सिंबल क्या दिया इसको? थीटा। और थीटा का फॉर्मूला लिखा जाता है आर्क बटा रेडियस। आर्क कौन सा? ये इन दोनों लाइनों का जो एंड पॉइंट है, इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इससे एक आर्क बना। और
ये इसका रेडियस है। अब अधिकतम आर्क कितना हो सकता है, उसके लिए आप इस फोटो को देखें। आपने देखा दो लाइन एक जगह पर मिल रही है, बीच में बनने वाला एंगल थीटा है। ये लाइन जो है वो यहां से ऐसे घूम गोल गोल घूमना स्टार्ट हुई और वापस आकर ऐसे जुड़ गई। तो इसने क्या बनाया, इसने एक सर्कल बनाया। तो अधिकतम आर्क कितना हो सकता है, तो अधिकतम आर्क यहां से शुरू हुआ और यहीं पर वापस आकर के लाइन जो है वो खत्म हो गई। तो इससे एक सर्कल का क्या बन रहा है, परिधि बनता हुआ नजर आ रहा है क्या। ये लाइन एक तो यहां पर फिक्स है, दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन जो है वो यहां से घूमना शुरू हुई, ऐसे पूरा घूम करके और वापस आकर के यहां मिल गई। तो इसने क्या बनाया, एक सर्कल का सरकमफेरेंस यानी परिधि बनाया। तो आर्क टोटल कितना हो गया, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और रेडियस कितना है इस सर्कल का, आर। तो आर से आर कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2π। यानी अधिकतम आप किसी भी कागज पर अधिकतम कितना कोण बना सकते हैं, 2π, यानी कि 360 डिग्री का कोण आप कागज के अंदर बना सकते हैं। और ये एक 2D एंगल है। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल, जहां पर दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यानी कि आप कागज पर जो भी कोण बनाते हैं वो प्लेन एंगल होता है, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आर लेंथ का सरकमफेरेंस और रेडियस भी आर है, तो उस केस में थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 रेडियन हो जाता है। 1 रेडियन। यदि आर का वैल्यू इफ आर्क इज इक्वल्स टू आर, देन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई आर इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। बात खत्म। ये 2D का एंगल हुआ। और दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है स्टेरेडियन। ये कब यूज किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक 3D शेप बना रहा हूं, और इस 3D शेप से मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। हम्म देखिए, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल कोन, शंकु। उस कोन को आप इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर एक एंगल बन रहा है ओमेगा। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं इसको प्लेन एंगल से कंपेयर कर रहा हूं। प्लेन एंगल में आपने क्या किया, दो लाइनों को आपस में जोड़ा। तो दो लाइनों को जो जोड़ने वाली रेखा है, इसको मैंने नाम दिया थीटा। इस रेखा को आगे बढ़ाते जाओ। तो आपने इसको आगे बढ़ाया, यहां पर पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, सबसे लास्ट में इन दोनों लाइनों के अंत में पहुंच गए और इनको आपस में आपने जोड़ा। तो यहां पर क्या नजर आया, एक आर्क नजर आया। तो फॉर्मूले में आपने क्या ले लिया, थीटा बराबर आर्क बटा रेडियस। ये कॉन्सेप्ट 2D का था। अब 3D के अंदर अगर मैं बात करूं, तो कोन को जब मैं रखूंगा ऐसे जमीन पे, तो वो कोई लाइन कवर नहीं करता है, वो पूरा का पूरा एक एरिया कवर करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। कोन को जब आप ऐसे उल्टा रखोगे तो वो पूरा एक क्षेत्रफल घेरता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल उसने घेरा, कोन ने। अब बोर्ड पे तो मैं आप लोगों को इस तरीके से जब ड्रॉ करूंगा तो आपको ये सिर्फ एक त्रिभुज नजर आएगा, मगर असल में हकीकत ये कि ये एक कोन है, जिसको मैं इस तरीके से यहां पर आपको 3D में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने
ये दो लाइन जो है ना, वो असल में लाइन नहीं है, ये पूरा एक सरफेस है, एक पूरा सरफेस है ऐसा, जो ऊपर एक बिंदु पर मिल रहा है और नीचे की तरफ पूरा एक सरफेस है। और वो सरफेस जब नीचे जमीन पर मैं रख रहा हूं तो उसने क्या कवर किया, एरिया। पहले क्या था, पहले ये जो लाइन थी वो आर्क बना रही थी, अब यहां पर लाइन नहीं है, ये एंगल एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब मैं इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा तब क्या बनेगा, जब मैं इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा तो पूरा का पूरा जमीन पर क्या बनेगा, एक क्षेत्रफल बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि प्लेन एंगल से लाइन बनती है, और जो सॉलिड एंगल है, स्टेरेडियन को अपन क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल मापने की यूनिट कहते हैं। ये वाला जो रेडियन है वो किसको नापने की यूनिट है, प्लेन एंगल को नापने की यूनिट है। और ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल 3D में होता है। 3D का मतलब है वो ऑब्जेक्ट्स जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो एंगल कंसिडर किया जाता है वो आपका सॉलिड एंगल होता है। इस केस में आप इस ओमेगा को आगे की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं तब क्या कवर होता है, पूरा का पूरा एरिया बनता है। तो मैंने कहा कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे फिर आप, तो देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, अपन ओमेगा लेंगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया, और यूनिट बैलेंस करने के लिए हमें नीचे लिखना पड़ता है रेडियस का स्क्वायर, एरिया बटा रेडियस का स्क्वायर। अधिकतम एरिया कितना हो सकता है इस केस में, तो देखो ध्यान से देखना इस चीज को। आप अगर इस कोण को इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे मान लो, तो ये एंगल किसके बीच बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है इस सरफेस का इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, इस सरफेस का इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ बनने वाला कोण ये। इसको मैं जब नीचे प्रोजेक्ट करता हूं तो असल में ये पूरा एक इस तरीके का क्षेत्रफल है जो नीचे प्रोजेक्ट करने पर एरिया बना रहा है। मान लीजिए एक आदमी यहां पर है जिसकी गर्दन यहां है ना, पैर यहां टिका रखे हैं, उसने हाथों से इस दोनों तरफ से इस सरफेस को पकड़ा और इसको ऊपर उठाना चालू किया ऐसे, और ऊपर जोड़ दिया। तो ये सरफेस इधर से भी ऊपर उठा, इधर से भी ऊपर उठा, तो ये सामने से भी ऊपर उठेगा और पीछे से भी ऊपर उठेगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ये शेप जो है ना वो ऐसे उठेगी ऊपर, ऐसे भी उठेगी ऊपर। तो इस केस के अंदर आप इमेजिन करिए, पूरा इमेजिनेशन का गेम है। आप इन लाइनों को उठाकर ऐसे ऊपर की तरफ मिलाओ, इन लाइनों को उठाकर ऊपर की तरफ मिलाओ, तो ये लाइन जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो ये नीचे वाला सर्कल पूरा का पूरा ऐसे ऊपर की तरफ जब उठेगा तब किसका शेप ले लेगा, ये एक स्पीयर यानी गोले का शेप ले लेगा। कैसे, आप एक के ऊपर एक सर्कल रखते जाओ, फिर वापस वो छोटा सर्कल बनता जाएगा, तो ये शेप कैसा बनेगा, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल बड़ा सर्कल, पूरा बड़ा सर्कल हुआ, फिर वापस छोटा सर्कल बन गया। तो ये किसका शेप बन रहा है, ये शेप एक स्पीयर का बन रहा है। तो मैक्सिमम एरिया इस केस में कितना हुआ, मैक्सिमम एरिया इस केस में कितना हुआ, तो हमने कहा कि भाई एक 3D ऑब्जेक्ट जो है उसमें अधिकतम एरिया जो बन सकता है वो एक स्पीयर का बन सकता है। और वो जो स्पीयर का एरिया है आप सबने पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। और इसमें रेडियस के स्क्वायर का भाग दिया, यूनिट बैलेंस करने के लिए आर से आर कट गया, तो अधिकतम कोण 3D में कितना बन सकता है, 4π यानी 720 डिग्री का बन सकता है। 720 डिग्री कैसे बनेगा सर, अभी दिखाता हूं मैं आपको। 360 डिग्री तो ऐसे बना, और 360 डिग्री ऐसे बना। ये टोटल जो शेप बनेगा इस तरीके का इमेजिन कर लो, ये क्या है, ये गोला ही तो है। तो 360 डिग्री ऐसे और 360 डिग्री ऐसे, टोटल कितना होता है, 720 डिग्री एंगल बनता है। तो 3D में अपन एंगल जब मेजर करते हैं तो वो स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो दी गई थी एसआई सिस्टम के अंदर। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो एसआई यूनिट्स आपने लिखी थी, जो एसआई यूनिट आपने लिखी थी 7 एसआई यूनिट,
उन यूनिट्स को लिखने के कुछ 4-5 नियम है जो आपको आने चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो अब अपन उन नियमों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम क्या कहता है? फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड विथ ए पर्सन। मतलब कि किसी भी यूनिट का जो पूरा नाम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, भले ही वो किसी वैज्ञानिक का नाम ही क्यों ना हो। जैसे न्यूटन को एन स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, एन कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा अगर वो यूनिट है। तो वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हो बड़ा लिख लो, मगर अगर यूनिट लिख रहे हो तो एन छोटा होगा। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर में ए छोटा होगा, कुलाम में सी छोटा होगा। वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हो तो बड़ा लिख सकते हो, मगर यूनिट लिख रहे हो तो यूनिट में पहला लेटर स्मॉल लेटर ही होगा, भले ही वो वैज्ञानिक का नाम क्यों ना हो। नियम नंबर 1 क्लियर हुआ। नियम नंबर 2, देखो, सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट शुड बी ए कैपिटल लेटर। मतलब अगर आपने किसी साइंटिस्ट के नाम पर, देखो, जब आपने पूरा नाम लिखा तब तो आपने साइंटिस्ट को इज्जत नहीं दी। आपने कहा भले ही साइंटिस्ट हो चाहे कोई भी हो, कैपिटल लेटर जो है वो नहीं लिखा जाएगा पूरे नाम के अंदर, आपको वहां पर स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा। आपने देखा कि आप न्यूटन, एम्पियर, कूलॉम इन सब में क्या लिख रहे हैं? आप इन सब में स्मॉल लेटर लिख रहे हैं इनके नाम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आप यूनिट लिख रहे हैं, और यूनिट के अंदर वैज्ञानिकों के नाम के पहले लेटर को कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा ऐसा। तो वैज्ञानिक नाराज हो जाए तो हो जाए भले ही। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं करेंगे, उन्होंने इतनी बढ़िया खोज करी है, वैज्ञानिक को नाराज नहीं कर सकते। तो हमने कहा एक काम करो, पूरे नाम में तो पहला लेटर छोटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब आप उसका शॉर्ट यूनिट लिखेंगे, जैसे न्यूटन का एन लिखते हैं, केल्विन का के लिखते हैं, एम्पियर का ए लिखते हैं और कुलम्ब का सी लिखते हैं, तो उनको आप कैपिटल लेटर लिख लो, बात खत्म। तो देखो, न्यूटन में एन छोटा है मगर सिंबल बनाया तब एन बड़ा लिखा, केल्विन में के छोटा है मगर सिंबल बनाया तो कैपिटल के लिखा, एम्पियर में ए छोटा है सिंबल बनाया कैपिटल ए लिखा, और कुलम में सी छोटा है मगर सिंबल बनाया तब कैपिटल सी लिखा। ये नियम नंबर 2 पूरा हुआ। नियम नंबर 3, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? सिंबल्स फॉर ऑल द अदर लेटर आर रिटन इन स्मॉल लेटर। तो ये तो 4 यूनिट तो वो हो गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब मान लीजिए कोई यूनिट ऐसी है जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो उसको इज्जत नहीं देंगे, फिर उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे मीटर में लिखा छोटा एम, सेकंड में लिखा छोटा एस, किलोग्राम में लिखा छोटा केजी, और कैंडेला में लिखा छोटा सीडी। तो यहां वैज्ञानिक के नाम नहीं थे तो छोटे लेटर का प्रयोग किया। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये कह रहा है कि जब आप कोई भी यूनिट किसी भी मात्रा के पीछे लगाएंगे तो एक स्पेस आपको देना है। यानी 10 किलोग्राम लिखेंगे तो 10 और किलोग्राम के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। 5 न्यूटन लिख रहे हैं तो 5 और न्यूटन के बीच स्पेस होना चाहिए। 15 मीटर लिख रहे हैं तो 15 और मीटर के बीच स्पेस होना चाहिए। इसको ऐसे चिपका के नहीं लिखना है। ये चीज भी क्लियर हो गई? हाँ सर। अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम ये कह रहा है कि यूनिट का कोई बहुवचन नहीं होता है। यानी मीटर लिखा है मीटर्स नहीं होगा, किलोग्राम लिखा है किलोग्राम्स नहीं होगा, सेकंड लिखा है सेकंड्स नहीं होगा, केल्विन लिखा है केल्विन्स नहीं होगा। यानी 1 मीटर लिखना है तो 5 मीटर ही होगा, 5 मीटर्स नहीं होगा। 1 सेकंड लिखा है तो 5 सेकंड्स नहीं होगा, 5 सेकंड ही रहेगा। अगर 1 किलोग्राम लिखा है तो 25 किलोग्राम ही रहेगा, किलोग्राम्स नहीं हो जाएगा। यानी यूनिट का कोई बहुवचन नहीं होता है। एक भी यूनिट के पीछे एस या ईएस लगाकर बहुवचन नहीं बनाना है। ये एज इट इज वैसा ही लिखा जाएगा, चाहे वैल्यू 1 हो चाहे वैल्यू अनंत हो। एक और नियम क्लियर हो गया सर। ये नियम आपको पता होने चाहिए। क्यों होने चाहिए सर? क्योंकि दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर चले जाइए, आप इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में चले जाइए, आपको हर चीज की यूनिट लिखनी है।
और यूनिट जब आप लिखेंगे और आपको यूनिट लिखने के नियम ही नहीं पता, तो फिर तो गलत हो जाएगा। फिर ऐसे एग्जाम जहां कन्वेंशनल आपका पेपर होगा, देखो वाइवा में तो बोल दिया कुछ नहीं, अगर जब आपका रिटर्न पेपर होगा और आपने यूनिट गलत लिखा हुआ है, तो वहां तो वो एग्जामिनर पकड़ लेगा ना कि भाई अच्छा इसने गलत यूनिट लगाया, गोला कर दिया, काट दिया उसको, 1 नंबर कम कर दिया आपका। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर अगला नियम कहता है कि किसी भी यूनिट के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। मीटर के पीछे फुल स्टॉप, न्यूटन के पीछे या 25 kg के पीछे फुल स्टॉप, तो कभी भी यूनिट के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। ये भी एक नियम है जो आपको आना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, ये नियम भी समझ लिया, आगे चलते हैं। आगे यहां पर नियम ये कहता है कि अगर आप कोई यूनिट यूज कर रहे हैं, उसमें दो अलग अलग यूनिट एक साथ आ रही है। जैसे आप लिखते हैं एपरेंट पावर का यूनिट, तो जब आप एपरेंट पावर की यूनिट लिखते हैं एस, तो एस की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट भी एक यूनिट है, एम्पियर भी एक यूनिट है। तो आप वोल्ट एम्पियर के बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, सीधा वोल्ट एम्पियर साथ में लिखिएगा। आप लिखे न्यूटन मीटर, तो न्यूटन और मीटर साथ में ही लिखिएगा, न्यूटन मीटर में स्पेस नहीं दीजिएगा। जूल सेकंड लिख रहे हैं, तो ये जो भी दो दो यूनिट साथ में आती हैं उनमें स्पेस नहीं होता है। आप गलती से भी स्पेस मत दे देना। तो ना तो फुल स्टॉप चलेगा ना स्पेस चलेगा, दोनों ही चीजें क्या हैं, गलत हैं। ये एक और नियम हो गया। टोटल कितने नियम हो गए भाई, गिनते जाना, सारे नियम याद होने चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स, तो वहां पर आपको ये सारे नियम लिखने पड़ सकते हैं। तो ये तो था नियम नंबर 1, मैं नंबरिंग दे देता हूं यहां पे। ये था नियम नंबर 2, ये था नियम नंबर 3, ये था नियम नंबर 4, ये था नियम नंबर 5, ये था नियम नंबर 6, ये था नियम नंबर 7। आगे चलते हैं। अगला आता है एस आई प्रीफिक्सेस। एस आई प्रीफिक्सेस का मतलब प्री, प्री मतलब पहले लगने वाले, प्री माने पहले लगने वाले, फिक्सेस मतलब फिक्स वैल्यू रखी जाएगी। क्या मतलब सर, मान लीजिए कि कोई वैल्यू है जिसका मान है 5,000। मान लीजिए कोई वजन है, वेट ही ले लीजिए, और कोई वजन है जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है 5,000 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में केजी में के छोटा आएगा, ये रहा। अब मैंने 5,000 किलोग्राम लिखा, इसको मैं इस तरीके से 5 × 10⁻³ किलोग्राम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मगर मुझे पता है कि यहां पर एक शब्द यूज हुआ है किलो, मेन वर्ड होता है ग्राम। ये किलो एक प्रीफिक्स है जो आपको अगली टेबल में दिखेगा। चलिए, ये तो किलोग्राम के नाम से प्रचलित है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पहले से पता है। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 5,000 एम्पियर। अब ठीक है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है इसलिए कैपिटल ए लिखा, स्पेस दे दिया एक। तो ये नियम जो थे वो सारे अपन ने कायदे कानून माने हैं। 5,000 एम्पियर को मैं 5 किलो एम्पियर लिख सकता हूं। कैसे, मैंने पहले 5,000 को लिखा 5 × 10⁻³ एम्पियर। तो 5 × 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000, 10⁻³ मतलब 1000। 1000 को 5 से गुणा किया 5,000 आ गया। इस 10⁻³ को मैंने क्या लिख दिया, इस 10⁻³ को मैंने किलो लिख दिया। ये एक प्रीफिक्स है जो एम्पियर के पहले लगा है, प्रीफिक्स माने पहले लगता है, तो एम्पियर के पहले मैंने लगाया है किलो। तो सर ऐसे कितने सारे प्रीफिक्स हैं, यहां पर देखो ढेर सारे प्रीफिक्स हैं।
टोटल यहां पर देखो शुरू होता है 10 की घात पॉजिटिव 24 से 10 की घात माइनस 24 तक। अपन यहां से शुरू करते हैं 1 से, 10 की घात 1 से शुरू होता है डेका से। डेका मतलब डी ए, और 10 की घात 1 लिखा। डेका के बाद आता है हेक्टो, हेक्टो को एच लिखते हैं, 10 की घात 2 लिख दिया। सबसे ज्यादा यूज आने वाला आपका प्रीफिक्स होगा आपके करियर में किलो, मेगा और गीगा। और छोटी यूनिट में आपका आएगा सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, इसीलिए इनको लाल कलर से बनाया है पूरी टेबल में, बाकी सब काले कलर से लिखे हुए। तो यहां पर आप देखेंगे, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले करंट को 5 किलो एम्पियर लिखा, तो किलो मतलब 10 की घात 3 होता है। तो मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने क्या किया, जो थोड़ी देर पहले यहां लिखा था 5 इंटू 10 की घात 3 करके लिखा था ना, 5 इंटू 10 की घात 3 एम्पियर, तो 10 की घात 3 को क्या लिख दिया, किलो, के लगा दिया। अगर यहां पर 10 की घात 6 होता तो मैं 6 ना लिख करके मेगा लिख देता। तो आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। अगर कोई भी डेटा बहुत बड़ा हो गया, उस डेटा को छोटे डेटा में रिप्रेजेंट करने के लिए एसआई प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है। आप लोग 5 लाख ना लिख करके 5 इंटू 10 की घात 6 लिख सकते हैं, और 10 की घात 6 भी ना लिख करके आप उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मेगा को रिप्रेजेंट करेगा, जो 10 की घात 6 होता है। तो आप 5 लाख को सिंपली 5 एम, और फिर पीछे एम्पियर है तो एम्पियर, ओम है तो ओम, कुछ भी आपकी इच्छा हो वो यूनिट जो आपकी गिवन है वो लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम है, स्मॉल एम मत लिख लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल एम जो है वो मिली के लिए यूज किया गया। ये देखो ये रहा स्मॉल एम, मिली के लिए 10 की घात -3 होता है ये। अब सर ये इतने सारे याद कैसे करेंगे? आप सभी को इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो है वो शुरुआती दौर में हैं इंजीनियरिंग के। जब आप आगे चल करके जाएंगे, या फिर आप जो है वो अपने करियर के शुरुआती दौर में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब आप आगे चल के इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाएंगे या इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं आप, तो आप आगामी सेमेस्टर्स के अंदर जब जाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कुछ टर्म ऐसे हैं जो बार बार आती हैं, और वो यही टर्म है जो मैंने रेड कलर से बनाई है। बस इनको याद कर लो, अपना काम हो जाएगा, और एक फ्लो में याद हो जाता है। जैसे आपने जो है वो केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे जितने भी आवर्त सारणी के एलिमेंट्स थे, उनको रटने का एक तरीका बनाया था ना, बस यहां पर भी बनाना है आपको। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा। आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी, उसके अंदर बोलता है ना, मेरा नाम रोबोट 2.0 या रोबोट है, मेमोरी 1 जेटा बाइट। 1 जेटा बाइट का मतलब उसके अंदर मेमोरी 10 की घात 21 बाइट के बराबर है। तो इस तरीके से जो है वो ये शब्द आपको याद रह सकते हैं। इधर तो आपको क्या रखना है याद, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेट, टेरा तक काफी, इससे ज्यादा आता ही नहीं है कभी डेटा। और इधर आप देखेंगे तो डेसी 10 की घात -1, फिर सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। बस इनकी वैल्यूज आपको क्रमशः और इनके सिंबल्स आपको क्रमशः याद रखना है। क्लियर? किलो का के, मेगा का कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल जी, ये सारे कैपिटल लेटर दिख रहे हैं आपको किलो को छोड़ के। और यहां पर आपको जो है वो स्मॉल लेटर नजर आ रहे हैं, डी डेसी, सी फॉर सेंटी, एम फॉर मिली। माइक्रो का निशान ऐसा है, ये माइक्रो का निशान है। रेड कलर से बना देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है आपको विजिबल ना हो प्रॉपर। ये माइक्रो का निशान ऐसे बनाया जाता है। नैनो का छोटा एन, पीको का छोटा पी, फेम्टो का छोटा एफ, एट्टो का छोटा ए, जेप्टो का छोटा जेड। ये जेप्टो वो वाला नहीं है जो 2 मिनट में फूड डिलीवरी दे देता है ना? तो उन्होंने नाम जेप्टो सोच समझ के रखा है कि देखो इतने कम समय में, तो बहुत छोटी वैल्यू है ना 10 की घात -21, बहुत कम समय में हम आपको जो है सामान ला के दे देंगे, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया जेप्टो। 10 की घात -21 होता है। फिर येक्टो हो गया। क्लियर? ये टेबल आपको याद रखनी है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको जो रेड कलर से मार्क किया गया है वो याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो इस टेबल को याद रखने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लेकर के आया हूं। आप मल्टीपल एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा
2 मिलीमीटर। तो मिली जो मैंने वर्ड यूज किया है, ये मिली, इसको मैं सिंबल के तौर पे छोटा एम लिख सकता हूं, ये मिली। और ये पीछे एम्पियर लगा हुआ है, एम्पियर का मतलब है करंट का वैल्यू है। तो मैं 2 × 10⁻³ एम्पियर भी लिख सकता हूं, 2 मिली एम्पियर भी लिख सकता हूं, और यहां पर 2 मिली एम्पियर लिखना है, ये मीटर लिख दिया गया है। इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। मिली एम्पियर, एम्पियर में ए छोटा आएगा, वैज्ञानिक का नाम भले ही क्यों ना हो, मगर सिंबल में ए कैपिटल आएगा। फिर 6 माइक्रो वोल्ट लिखा है, तो माइक्रो जो है इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया, ये माइक्रो के निशान में, वोल्ट को वी लिख दिया, और ये 10⁻⁻6 होता है। 7 नैनो सेकेंड, नैनो को छोटा एन लिख दिया, सेकंड का एस आ गया, और ये 10⁻⁹ होता है। 2 पिकोमीटर, पिकोमीटर को छोटा पी, पिको का, मीटर का एम, और ये 10⁻12 मीटर होता है। इस तरीके से आप दुनिया भर के एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब यहां पर कुछ मेजरमेंट की फिक्स वैल्यूज हैं कि भाई इस चीज को नापना है तो उसका यूनिट यही लिया जाएगा, उसके अलावा आप कोई दूसरा यूनिट नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में उसी यूनिट को एडॉप्ट किया गया है। हर जगह जब उस पर अध्ययन होगा तो उसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो कुछ यूनिट्स मैं यहां दिखा रहा हूं। अलग अलग चीजों की वजन की अलग होगी, लेंथ की अलग होगी, ये सब चीजों की अलग अलग यूनिट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं और वाइवा में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पहला, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई मापने की कुछ व्यवहारिक इकाइयां हैं। अब वैसे तो अपन मीटर में नापते हैं, ये अपन को पता है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। अब देखो अलग अलग चीजों को नापा, जैसे अगर आपको बैक्टीरिया की लेंथ नापनी है, बैक्टीरिया कितना बड़ा है, तो वो माइक्रोन में नापा जाएगा। इसका यूनिट क्या है, माइक्रोन है। बैक्टीरिया को नापने का यूनिट कितना है, माइक्रोन है। और 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। अब आप इसको -6 जो लिखा है, इसको आपने माइक्रोन, माइक्रोन में माइक्रो वर्ड आया, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। अभी आपको याद नहीं है, मगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप यहां पर वैल्यूज को बार बार पढ़ेंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6। तो माइक्रोन, माइक्रोन कर दिया तो माइक्रो वर्ड तो है ही है ना उसमें, तो 10⁻⁻6 हो गया। तो याद रखने की कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको शब्द से ही समझ में आ गया, माइक्रोन मतलब -6। और देखो मीटर में ही मेजर हुआ है, क्यों, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर लिखा है। अगर आपको मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स मतलब कि बॉन्ड हैं, अलग अलग सी सी बॉन्ड है, मोलिक्यूल्स के अंदर गैप फाइंड करना है कि एक मोलिक्यूल से दूसरा मोलिक्यूल कितना दूर है, केमिस्ट्री की टर्म है, तो वहां पर आप नैनोमीटर में मेजर करेंगे उसे। 10⁻⁹ नैनो मतलब 9, नैनो न 9, ये 9 याद हो गया आपको, 10⁻⁹ मीटर। अगर आप एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स में दूरियां एंगस्ट्रॉम से मेजर की जाती है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। और अगर आप न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ का, तो वो फर्मी वर्ड यूज किया जाता है, फर्मी वर्ड होता है 10⁻⁻15 मीटर। देख लो, सबका ऐसा यूनिट मीटर है, सबका ऐसा यूनिट ही यूज किया गया मीटर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो आगे मीटर के आगे वैल्यू यूज कर रहे हो, 10⁻⁻15, -10, -9, -6, इनको नाम दिया गया है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। तो ये शब्द आपके आगे चलकर भविष्य में बहुत बार रिपीट होने वाले हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। फिर इसके बाद बात करें खगोलीय, मतलब ग्रहों के बीच की दूरी। अब ये जो डिस्टेंस थी, एटम्स के बीच की दूरी या न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बात हो रही है, तो वहां पर अपन ने माइनस के अंदर पावर यूज करी। अब यहां पर खगोलीय दूरियां जो है, एक मंगल ग्रह से सूर्य की दूरी कितनी है, तो वहां पर माइक्रो, ये छोटी यूनिट यूज करेंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें बड़ी यूनिट इस्तेमाल करनी है। तो खगोलीय यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप लोग जब डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, तो वहां पर आप वर्ड यूज करते हैं
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, जिसको आप शॉर्ट में एयू लिखते हैं। एयू, क्या यूज करते हैं शॉर्ट वर्ड? एयू। एयू, it is defined as the mean distance of one astronomical unit 1.5 into 10 raised to power 11 meter the earth from the sun। इसे सूर्य से पृथ्वी की एक खगोलीय इकाई 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर के बराबर है। तो अब आपको यह कह दिया जाए कि शुक्र ग्रह से बृहस्पति ग्रह 5 एयू की दूरी पर है, यानी 5 इंटू 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर दूर है। 10 की घात 11 सोचो कितना हो गया भाई साहब, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं सिर्फ, 10 की घात 3 हो गया वो। 10 की घात 3 के बाद में भी यहां पर 10 की घात 8 और पड़ी है। फिर उसके बाद आता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है? ये आपके डिस्टेंस को मेजर कैसे किया गया है उसकी परिभाषा दी गई है। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक साल के अंदर प्रकाश यानी रोशनी या लाइट निर्वात के अंदर जितना दूरी तय कर सकता है उसे लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। हम कहते हैं ना हमारी गैलेक्सी से वो फलाना गैलेक्सी 50 लाइट ईयर्स दूर है, यानी रोशनी 50 साल में जितनी दूरी तय करेगा तब जाकर के वो गैलेक्सी पहुंचेगी। और वो दूरी कितनी है? 1 लाइट ईयर की दूरी होती है भाई साहब, 1 लाइट ईयर की दूरी होती है 9.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। 10 की घात 15 मीटर किसे कहते हैं भाई? एक के बाद 15 जीरो लगाओ, फिर गिनते रहो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितने खरब दूरी आएगी मीटर में, तब जाकर के 1 लाइट ईयर पूरा होगा। ये प्रकाश वर्ष हो गया। अब यहां पर आता है पारसेक, एक और यूनिट आती है पारसेक। पारसेक यूनिट क्या होती है? देखो, इसको इस फोटो से समझाने की कोशिश की गई है, फोटो से समझाने की कोशिश की गई है। फोटो से देखना, आप पहले थ्योरी पढ़ें फिर फोटो देखना। इसे उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर 1 एयू का चाप 1 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि देख लीजिए, ये जैसे एक रेफरेंस पॉइंट है और यहां से ये एक सूरज है, तो सूरज से पृथ्वी की दूरी 1 एयू है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से सूरज से पृथ्वी की दूरी पर जब गए, तब अगर 1 डिग्री का यहां पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है तो उस चीज को 1 पारसेक लेंथ कहा जाता है। इस लेंथ को क्या कहा जाएगा? 1 पारसेक लेंथ कहा जाएगा। इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। ये सबसे बड़ी यूनिट है मेजर करने की। किसको? डिस्टेंस को। और वैल्यू कितना होता है? 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर। 3.1 इंटू 10 की 16 मीटर दूरी होती है 1 पारसेक। ये डिस्टेंस 1 पारसेक होगी कब? जब 1 एयू का चाप 1 डिग्री का एंगल बनाए तो वो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस 1 पारसेक कहलाएगी। ये चीज क्लियर हो गई होगी। पारसेक के बाद अपन आगे चलते हैं। अब अपन कुछ क्षेत्रफल की यूनिट्स की बात करते हैं। ये आप सबको पता होगी, जिनके खेत वगैरह हैं उनको ये यूनिट के बारे में आइडिया होगा। खेत की जो क्षेत्रफल है वो एकड़ में, कि कितने एकड़ खेत है भाई तुम्हारे, ये कितने हेक्टेयर में है ना। बीघा भी एक होती है यूनिट, छोटी यूनिट होती है वो। तो देखो, प्रैक्टिकल यूनिट जो एरिया नापने की है वो सबसे पहली है एकड़। इसका उपयोग ब्रिटिश इकाई प्रणाली में बड़े क्षेत्रों को नापने के लिए किया जाता है। और 1 एकड़ जो जमीन होती है वो 4046.8 मीटर स्क्वायर होती है। यानी लंबाई इंटू चौड़ाई अगर करें उसकी, तो 4046.8 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो वो आपका 1 एकड़ कहलाता है। यानी ये जो लंबाई इंटू चौड़ाई है खेत की लंबाई और ये जो चौड़ाई है, इसका गुणनफल जो है वो कितना आना चाहिए? 4046.8 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 एकड़ कहलाएगा। नेक्स्ट,
हेक्टेयर कितना होता है। इसका उपयोग फ्रांसीसी इकाई प्रणाली में बड़े क्षेत्रों को नापने के लिए करते हैं। तो ब्रिटिश एकड़ यूज करते थे और फ्रांसीसी हेक्टेयर यूज करते हैं। तो हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, ब्रन। ब्रन क्या होता है, इसका उपयोग बहुत छोटे क्षेत्रों को मापने के लिए करते हैं, जैसे कि किसी एटम का क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है। मतलब ये समझ लो कितनी सूक्ष्म स्तर पर बात आ गई। एक एटम का साइज कितना कम है, अपन आंखों से छोड़ो, अपन छोटे मोटे जो माइक्रोस्कोप अपने घरों पे उपलब्ध होते हैं या जो लेंस वगैरह, उनसे भी नहीं देख सकते, इतना छोटा सूक्ष्म एरिया होता है। तो अगर आप किसी एटम का क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना चाहते हो तो ब्रन से किया जाता है, और ये वैल्यू होती है 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर। एक बर्न बराबर कितना हो गया, 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर। ये कुछ 3 यूनिट थी जो क्षेत्रफल नापने की हुई। अब क्षेत्रफल के बाद में बात करें, वजन को नापने की कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। जैसे अगर आपको सरिये हैं, लोहे के सरिये हैं, स्टील के सरिये हैं, इनका वजन नापना है तो आप मीट्रिक टन में फाइंड करते हैं। मीट्रिक टन कितना होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो ये 1000 किलोग्राम, क्योंकि इसको आप जो है वो नॉर्मल अपन किलोग्राम में मेजर करेंगे तो स्टील तो बहुत भारी है, तो भारी ये तो मुझे बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी, तो मैं मीट्रिक टन लेता हूँ। कितने मीट्रिक टन माल निकला आज, सर 50 मीट्रिक टन निकला, वरना बोलना पड़ेगा 50,000 किलोग्राम माल निकला। तो इससे अच्छा मीट्रिक टन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्रेन्स यानी अनाज को नाप तोल रहे हैं तो आप क्विंटल में तोलते हैं, है ना। तो 1 क्विंटल बराबर यहां पर कितना हो गया, यहाँ पे 100 किलो हो गया। तो एक आपके एक और यूनिट होती है अनाज को नापने की, जिसे अपन कहते हैं मण। मण में 40 किलोग्राम होता है, एक मण जो होता है वो 40 किलोग्राम होता है। तो किसान जब जाते हैं फसल बेचने के लिए तो मण में भी जो है वो मेजर करते हैं, भाई 50 मण धान हुआ, तो 50 मण मल्टीप्लाई बाय 40 केजी, एक कट्टा जो होता है वो 40 केजी का ऐसा होता है। तो क्विंटल में 100 केजी होता है। एक बोरी होती है, जो जूट की बोरी होती है बड़ी सी, वो 100 किलो की पूरी एक बोरी भरते हैं, जिसको क्विंटल कहते हैं। तो कितने क्विंटल अनाज हुआ साहब, कि 50 क्विंटल अनाज हुआ। तो वो उनको ये 50 × 100 करके ऐसे नहीं बोलना पड़ता कि भैया 5,000 किलोग्राम धान हुआ है, वो ये बोलते थे कि 50 क्विंटल हुआ है। तो अनाज को क्विंटल से नापा। न्यू बॉर्न बेबी है तो पाउंड में नाप लेते हैं। पाउंड में वजन होता है 0.454 इस तरीके से पाउंड के अंदर नाप लेते हैं। क्रॉप्स को नापना है तो क्रॉप्स का वजन स्लग में नापते हैं, और स्लग का वैल्यू होता है 14.59 किलोग्राम। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वजन की यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अब बात करें सबसे बड़ी यूनिट क्या है। सबसे बड़ी यूनिट किसको, वजन को नापने की। तो वजन को नापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट में क्या होता है, एक चंद्रशेखर लिमिट सूरज के वजन का 1.4 टाइम्स होता है, और ये है टोटल 2.785 इंटू 10 की घात 30 किलोग्राम। अब सोचो कितना भारी वजन है। तो ये मास को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है चंद्रशेखर लिमिट। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कौन सी लिमिट मास की सबसे बड़ी होती है। तो इससे क्या असर, किसको तोड़ना है, मेरी पृथ्वी पर तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। अरे अंतरिक्ष के अंदर बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उनका जो है वो अंदाजा लगाने के लिए कि वो कितने भारी हैं, जब वो पृथ्वी को हिट कर सकते हैं, तो अगर हिट किया तो पृथ्वी बचेगी कि खत्म हो जाएगी, इस तरीके की गणनाओं को करने के लिए हमें उनका वजन भी पता होना चाहिए। इसलिए चंद्रशेखर लिमिट यूज होते हैं। इट इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास। ये द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई है, जो बड़े बड़े मैसिव ब्लैक होल्स का जो है वो मास फाइंड करने के लिए किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब यहां पर कुछ बेसिक एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष यानी खगोलीय चीजों से संबंधित जो है वो यूनिट्स हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और ये किसके बराबर होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ सिंगल सी एटम, मतलब कार्बन का एटम। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट मास मेजरमेंट की, तो सबसे बड़ी हो गई चंद्रशेखर और सबसे छोटी हो गई एटॉमिक मास।
सबसे छोटी हो गई एटॉमिक मास। इट इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ ए सिंगल एटम, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन ज्ञात करने के लिए आप एटॉमिक मास का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जिसे शॉर्ट में AMU वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? AMU। 1 AMU इज इक्वल्स टू, ये हो गया, इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की घात -27 kg। इसे शॉर्ट में AMU कहा जाता है। तो वजन की सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई? चंद्रशेखर। और वजन नापने की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई आपके पास में? AMU। और आज के सेशन का और आपके इस टॉपिक का आखिरी पार्ट, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स टाइम मेजरमेंट की। तो टाइम मेजरमेंट में 1 सोलर डे, एक सोलर डे 24 घंटे का होता है। 1 सेड्रिल, सेड्रिल का मतलब है नक्षत्र, एक नक्षत्र जो होता है वो 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। 1 सोलर ईयर, एक सौर वर्ष जो है वो 365 दिन या फिर 366 नक्षत्र दिनों के बराबर होता है। और 1 लूनार मंथ यानी चंद्र मंथ जो होता है वो 29.5 सोलर डेज के बराबर होता है। ये समय को नापने की कुछ इकाइयां हैं। तो समय की, मास की और लेंथ की और वेट की, ये कुछ यूनिट्स थी जो अपन ने डिस्कस करी। ऐसा ही यूनिट को लिखने के कुछ 7 नियम हैं, वो डिस्कस किए। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो 2 बच गई थी उनको हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ आपका जो ये पहला टॉपिक है जो अपन ने यहां पर स्टार्ट किया था, जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, ये वाला यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का पहला टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगर बढ़िया लग रही हैं, आपको एकदम बेसिक से समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली रिलेट करके चीजों को समझाया जा रहा है और आपको ये अच्छा लग रहा है, तो आप अपने तमाम दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये कोर्स, जिस भी सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स में आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप उसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब यदि आप JUT डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी डेडिकेटेड कोर्स के साथ करना चाहते हैं तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए JUT डिप्लोमा के जो सेमेस्टर्स है उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस लेकर आए हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, VVI क्वेश्चंस और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपने JUT यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी डिप्लोमा सेमेस्टर के बैच को सिर्फ और सिर्फ अभी 2499 की जगह 1499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं और ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। यदि आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।